आप समझ रहे हो द वे थिंग्स आर हैपनिंग। तो कस्टमर कोई बेकार फालतू बात करे उसके साथ। जैसे उसके बाद PLI स्कीम, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन PLI स्कीम इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। सरकार आपको ये बोल रही है कि भाई सुनील जी, आप हमारे यहाँ के लगाओ फैक्ट्री, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आओ, हमारे बंदे से ज्वाइन कराओ, हम आपको टैक्स बेनिफिट तो देंगे ही, हम आपको प्रोडक्शन में बेनिफिट इंसेंटिव भी देंगे, टैक्स इंसेंटिव भी हो सकता है। प्लस सरकार कह रही है कि भाई हमने $10 बिलियन का एक फ़ंड क्रिएट किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स। तो $10 बिलियन की में से आप सपोज आपने कोई अच्छा काम कर रहे हो तो सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर सकती है। जनरली गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है बाय वेविंग ऑफ योर टैक्स या गिविंग यू अ रिलैक्सेशन ऑन टैक्सेशन, कि आपने सपोज GST नहीं पे करना, चलो जाओ छोड़ दिया आपको। क्योंकि अगर आप बना रहे हो, आपको वहाँ पे उस वक्त अगर सरकार बेनिफिट दे रही है तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट सामान तो आपका बन के घूम के इकोनॉमी में कहीं घूम रहा होगा। तो हम GST कहीं और से कलेक्ट कर लेंगे। सब कुछ PLI पे है। व्हाट इज़ PLI? इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। ये बहुत की वर्ड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जितनी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हर क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पे PLI लगाया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी मैंने देखा है, इंडस्ट्रियल पार्क बनते हैं। हाँ। तो जो इंडस्ट्रियल पार्क में कंपनीज आती हैं, बड़े साइज के प्लॉट, 2000 गज का प्लॉट खरीदना है, 5000 तो उनको स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स देती है। हाँ बिल्कुल, ये आपने सुना होगा ना SEZ, आपने SEZ सुना होगा ना, जिसको हम SEZ कहते हैं, SEZ, ठीक है। सो वो SEZ या SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर आप वहाँ पे आके कोई प्रोडक्शन शुरू करोगे, जैसे IT SEZ होता है ना, कि साइबर सिटीज़ एंड IT SEZ, भाई आप वहाँ पे बिल्डिंग बनाओ, आप कंपनीज को रखो। आपको SEZ और IT SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर IT कंपनीज, तो आपके बन गई साइबर सिटी। गवर्नमेंट बोलेगी SEZ फॉर एक्सपोर्ट्स या पोर्ट मूवमेंट, गुड्स मूवमेंट, तो कांडला पोर्ट बन गया, भैया आप वहाँ फैक्ट्री डालो, वहाँ कंटेनर्स डालो, इधर उधर कंटेनर रखने के बजाय वहाँ डालो ना यार। ये पीछे भी है ना, एक्सटेंशन रोड पे पार्क स्क्वायर के पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, बहुत सेक्टर 59 में, तो बहुत बड़ा है। दैट इज़ 3 टाइम्स 4 टाइम्स द साइज ऑफ साइबर सिटी। हाँ, एसेंडास तो वहाँ पे एक हमने लास्ट टाइम एसेंडास की डिस्कशन की थी, दैट इज़ इन्फो पार्क। एसेंडास तो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, तो एसेंडास तो भाई यार कहाँ ही मिल जाएगी कंपनी दुनिया के लोगों को। आप एवरेज एज देख लो, जैसे आप बात करते हो, आप एवरेज एज को अपने माइंड में रखते हुए बात करना ना, आपके सामने आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, अब आपको मैं क्या ही बोलूँ यार, 24 लोगों पे तो गाड़ियाँ हैं सिर्फ 1000 पे, तो हर कंपनी को ग्रोथ दिखता है, हर कंपनी को इस कंट्री में ग्रोथ दिखता है। जो कंपनी हिंदुस्तान में इस वक्त नहीं आएगी, वो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ they will find it very challenging to survive, because जब तक देखो, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है तब तक ठीक है। गाड़ी मतलब अब आप सपोज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ही हो, आप अगर इतने बड़े मार्केट में नहीं आते तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। आप दुनिया भर में तो कहीं और आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं आ रहा ना, आप सस्टेन्ड लेवल पे चल रहे हो। इंडिया में तो ग्रोथ है हर बार। इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, बट पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में बिलियनर्स की कोई कमी है, बिलियनर्स की कोई कमी है और लाखपति करोड़पतियों की कोई कमी है। आप देखिए, सो सी, ये जब आप बात करते हो, हमारी पर कैपिटा इनकम तो सबसे लोएस्ट में से आती है, बिलियनर्स में भी हम वर्ल्ड के नंबर टॉप 5 में आते हैं, GDP में हम वर्ल्ड के 3rd या 4th बन रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स है, मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है, बट ये तभी आप किसी को रिजॉल्व करवा पाओगे, किसी की बातों को जवाब दे पाओगे जब वो खुद ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर विल बिकम प्रोडक्टिव, इट हैज़ टू। जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी होने का ये मतलब है कि जो हमारा पर एकड़ यील्ड है ना, जो, हाँ, यील्ड का मतलब क्या होता है कमल? यील्ड YIELD, पर एकड़ एनुअल यील्ड या कुछ भी लगा लो। हाँ, मतलब व्हाट इज यील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड?
YIELD यार, या पर एकड़ यील्ड क्या है, मतलब हमने पर एकड़ में कितना पैदा किया, अच्छा दैट इज यील्ड। नर्वस कर दिया आपने तो। पता था इस ठीक है, तो पहला वाला वो सो रहा था ना, वो सो नहीं रहा था मैं खोया हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट कर भी रही है पर लोगों को समझ करे नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, अब इसराइल में पानी कम है, पानी कम है ना, तो इसका मतलब क्या, उनको पानी, जहाँ पानी कम है उनको पानी बड़े अकलमंदी से यूज़ करना है, तो ड्रिप इरिगेशन आपने सुना होगा भैया, जहाँ पे पौधा है वहीं पे पानी गिरता है, टुक 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 करके, बेकार में पानी वेस्ट नहीं करना। सो ड्रिप इरिगेशन से इसराइल की प्रोडक्टिविटी यील्ड इज़ हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड भाई। हम भी वहीं से लाने सर, कौन सी ड्रिप इरिगेशन। हाँ कॉन्सेप्ट ही वही क्या है ना, ड्रिप इरिगेशन तो कॉन्सेप्ट इसराइल का ही है। वो अब हम लोग अब हाइड्रोपोनिक भी चल रहा है। हाइड्रोपोनिक जो हो गया, ये जो आप जगह ही नहीं चाहिए। फ्लाईओवर के नीचे जो आप पेड़ लगाते हो, उसमें जो हमने कोने कोने में लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ पे खैर हम एक अलग लेवल के मिसाल कायम करते हैं। हमने एक तो पाइप लगाई हुई है, क्योंकि वो टेंडर लगाने से घर पे एक रिश्वत का पैसा आता है कि नहीं, तो हमने रिश्वत का पैसा पहले वैसे खाया, जिसमें पौधे के ऊपर टुक टुक करके पानी दे रहे हैं। पहले तो हमने वो जाल बिछाई, और हर रोज़ सुबह और हर रोज़ शाम को वो ट्रैक्टर वाला भी आता है, वो पानी फुस करके फेंकता है भाई। लेकिन आपने देखो, जब ट्रैक्टर से पानी भेज रहे हो तो आपने वहाँ भी पैसे कमाने हैं रिश्वत के, और आपने इधर भी पैसे कमाए। ये आज कर रहे हो ना, आगे चल के कम हो जाएगा पानी बचा ही कहाँ, वो उतना ही ज़्यादा वेस्ट हो गया। यार। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, हम एक अलग लेवल के लोग हैं, हम एक लेवल ही अलग है। हमने बोला भैया हमें पहले पानी बचाना है, इसलिए हमने बिल्कुल आपके घर में उतना ही पानी दिया जितना को चाहिए। फिर आपने मेरे को रिश्वत दी तो मैंने पूरा बादल, एक क्लाउड भेज दिया आपके घर में, जब बरसेंगे तो थोड़े से पैसे और ले जाएंगे। हम एक अलग लेवल के करप्शन में है, ठीक है। सब रिजॉल्व हो जाएगा, सब रिजॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट को एक एक पॉलिसी निकालनी होती है, सारे सेट हो जाते हैं मामले। ये तो आप देखते चलना, ये जितने लोगों के घरों से कैश मिल रहा है ना, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि कैश खत्म ही कर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास, हाँ डिजिटल मनी। हाँ, डिजिटल, वो देखो दैट इज़ द रियलिटी, वो डिजिटल करेंसी आई जाएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कैश ख़त्म ही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यूपीआई से कितने लोगों को ले आएगी सरकार, अब डिजिटल करेंसी से भी कितने लोगों को ले आएंगे, और कम हो जाएगा ना। आप सारे चीज़ों को डिजिटल करेंसी में, अगर आप मतलब आप ये सोचो सरकार के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर नंबर क्रंचिंग करनी है, आपने किसी बैंक में जाके एक नोट दिया, एक नोट, उस नोट के नंबर से वो ट्रैक कर लेगी ये नोट कब प्रिंट हुआ था, किसके पास गया था, कैसे, कहाँ कहाँ से रिलीज़ हुआ है, उसकी हिस्ट्री निकाल लेगी वो। उस लेवल तक की ट्रैक्शन पॉसिबल है भाई। कैश में दिक्कत क्या है, कैश का इनकम सिर्फ ट्रैक नहीं हो पाता, यही तो दिक्कत है। अगर सपोज सरकार वो ट्रैक कर पाती तो क्या ही दिक्कत थी, तो ट्रैक करेगी ना डिजिटल करेंसी को। डिजिटल तो बढ़िया ना, करोड़ों नई ट्रांजैक्शन होती हैं रोज, करोड़ों। सब कुछ ट्रैक में आता जाएगा। तो सोचो अगर उस करोड़ों में फिर एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम भी सोचेंगे चल छोड़ यार ये कैश वूश छोड़ते हैं, चल इसी में करते हैं, थोड़ा टैक्स पे कर देते हैं, और टैक्स पे करके चलो यार थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। ये जो हमारे मनोभाव में बदलाव आया है, ऐसे अगर हिंदुस्तान के 1 लाख लोगों में आ जाए तो आप देखना स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे पहुंच जाएंगे। 300-400 करोड़ की मार्केट गिर गई है टॉफी मैन्युफैक्चरर की। टॉफी मिलती थी ना चेंज हाँ, के, अच्छा वो चेंज के, वो चेंज, हाँ करेक्ट, खत्म, टॉफी गॉन, 5 रुपए चेंज नहीं है भैया, ले लो। ट्रेंड था मार्केट, करेक्ट यूपीआई चलो करेक्ट सही बात है वैसे। ये था सर, बहुत इसके पीछे वो चली। हाँ, यंग वर्कफोर्स, ऑफ कोर्स यंग वर्कफोर्स इंडिया में पहले हम लोग थे, हमें लगता था कि हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बाहर जा सकते हैं, फिर हमारे लेबर्स बाहर जाने शुरू हो गए, ठीक है, अनस्किल्ड लोग जो कतर में इधर उधर गए। अब हमारे स्किल्ड लेबर्स जो हैं हु आर भी, दुनिया भर में वॉर चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अभियान चलाए हुए हैं, भाई ले जाओ इन लोगों को, स्किल्ड लोगों को, जाओ यहाँ से कंस्ट्रक्शन कराओ, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, सिविल वर्कर्स, प्लम्बर्स, सब MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। बताओ यार, ले जाओ जी, ऑटोमोबाइल कंपनियां, मैकेनिकल। क्योंकि अब तो हमें पता लग गया ना, ये जब ले जाते हैं ये वहाँ जाके वहाँ से डॉलर भेजते हैं इंडिया में, हमें वही तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट के जाओ ले जाओ। अमेरिका क्या करता है,
हर कंट्री करती है वैसे। अमेरिका करता है कि भैया ये जो इंडियंस, उनको तो पता लग गया ये साले इंडियंस इंडिया में यूएस में कमा रहे हैं और इंडिया में पैसे भेज रहे हैं। उन्होंने पता क्या किया है, वो इंडियंस, नॉट ओनली इंडियंस, क्योंकि इंडियंस के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं बना सकता बिकॉज देन दैट इज़ इधर रेशिस्ट और पार्शियल। तो उन्होंने बनाया है कि यार अगर आप बाहर आप कंट्री को पैसे भेज रहे हो, अपनी कंट्रियों को या कहीं भी भेज रहे हो, आपको 8% टैक्स लगेगा, ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बावजूद भी लगे हुए हैं इंडियंस पैसे भेजने में। वेस्ट से हमसे दबता भी इसीलिए है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे लोग हैं वहाँ। अभी तो और दबेंगे। लोग स्मार्ट अभी तो जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज हैं, आप मान लो CEOs, प्रेसिडेंट, सीनियर वीपीज़ को जानते हो एक लेवल पे, पता लगा अगले लेवल पे आप MTs को भी जानते हो, RM को भी जानते हो, फिर लगा बीच में आपने यार मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स को भी जानते हो। समझ रहे हो आप? वो कंपनी क्या ही कर लेगी आपके अगेंस्ट, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इंडिया उस लेवल पे जा रहा है, कर ही रहा है यूएस जैसे। सो इंडिया के तकरीबन, अगर आप इंडियन NRIs की लिस्ट निकालो, तकरीबन 2-2.25 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है जो NRIs के फॉर्म में हिंदुस्तान के बाहर रहती है। 2-2.25 करोड़। ये 2-2.25 करोड़ लोग जो रेमिटेंस भेजते हैं, दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट $125 बिलियन। जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। और मंथली होगा तो सर फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ईयरली सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा है। और मैं वही सोचता हूँ कभी कभी, मैंने ये कई बार बोला भी था। मैं एक बार ना सबसे पहले ये ऐसा एक रिपोर्ट मैंने दुबई के एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, बुक पढ़ रहा था, और तब उस मैगज़ीन में मेरे पास थी वो बहुत टाइम तक, और मैंने वो सॉफ्ट कॉपी बनाई थी, मेरे किसी एक डिजिटल प्रिंट में रही होगी शायद, कि इंडिया में तब रेमिटेंस $67 बिलियन था। 67 बिलियन डॉलर। एंड आई वॉज वर्किंग इन सेंट्रल पार्क। और उसमें बोला गया था कि यार दिस विल इंक्रीज फ्रॉम $67 बिलियन, द अमाउंट इज लाइकली टू इंक्रीज टू $75 बिलियन इन मे बी 2 years 3 years, ऐसे बोला तब। 2015 होगा, 16 होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और आप आज देख लो, आज हम 125 में हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि ये 150 बिलियन पे पहुंचेगा, और इंडिया बाहर भेज रही है अपने लेबर्स को भी। सो अगर आपको IIT के बंदे चाहिए, आ जाओ, हमारे पास फैक्ट्री है एक IIT के नाम से। आपको IIT IIM के फैक्ट्री के प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास हमने फैक्ट्री लगा दी है 17, 18, 20, ठीक है। आपको ITI के बंदे चाहिए, स्किल्ड मेसन वर्कर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, सिविल वर्कर्स, उसकी भी ये फैक्ट्री है हमारे पास। रॉ मटेरियल तो हम पैदा कर ही रहे हैं ना, हमने रोका थोड़ी है उनको, प्रोडक्शन ऑन है हमारा, जाओ जी। और मिडिल लेवल पे ये H1B वीज़ा, ये सब जो आप सुनते थे, जो हम लोग पहले IT कंपनीज़ में लोग चुनते नहीं बाहर जाने की, वही ठीक है, प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, फिर बाहर जा रहे हो, ऑफशोरिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑन साइट बैठ रहे हो क्लाइंट के। ऑफशोरिंग पे तो काम यहाँ पे आ गया, ऑन साइट कर रहे हो, क्लाइंट के साइट में जाके बैठ के काम कर रहे हो, किया ना आपने। तो हर लेवल पे इंडियंस हैं। इंडियंस इंडिया के बाहर शरीफ लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं वैसे इंडिया के बाहर, तो हमारी वैसे भी एक्सेप्टेबिलिटी हाईएस्ट है, हाईएस्ट। हम यहीं पे ही गलत लोग हैं। ये ग्रीस ने भी तो करा है ना, 1 लाख जो 60,000 वर्क परमिट निकाले हैं मोदी साहब के जाने के बाद। अब तो और बड़ा कर दिया होगा। उनको इंडिया से ही चाहिए, नो पाकिस्तानी, नो बांग्लादेशी, हाँ, नो तो श्रीलंका। इमेजिन करो यार, इतने बढ़िया क्या ही तो कल्चर बिल्ड कर रहा होगा वो अपने कंट्री में। यूएस ने, क्योंकि यूएस में एंटर करना, उन्होंने सिर्फ IIT और IIM जैसे लोगों को लिया, तभी तो यूएस में इतने सारे यूएस इतने सालों तक इतना शांतिपूर्ण एक अच्छी इकॉनमी बन पाया। अच्छे लोग गए उनके पास ना, चाहे इंडिया से गए हो कहीं से भी गए हो, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग गए। वो तो अब अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से उन्होंने कूड़ा कचरा हर कुछ लेना शुरू कर दिया। कूड़ा कचरा मतलब अपने फाइटर्स लेने शुरू कर दिया। ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम किसको लेके जाना चाहते हो। तो तुम्हारे कंट्री में तुम देख लो क्या हो रहा है, यूरोप में देख लो क्या हो रहा है, एम्स्टर्डम में देख लो क्या हो रहा है। एम्स्टर्डम में अब जर्मन पुलिस जो है, ठीक है, डच पुलिस अब कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनको समझ नहीं पा रहे। तो अब क्या किया, वो सिविल ड्रेसेस में घूमने शुरू हो गए। तो जो ये रेबिलियन है, उन्हीं के बीच में रह रहे के उन्हीं को पकड़ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया भाई, तुमने वो थोड़ी आए थे तुम्हारे को बोलने के लिए भाई हमें लो, तुम ही गए उनके पास लेने के लिए। वो कह रहे हैं आ जाओ, ले जाओ जी, भर लो। इटली ने क्या किया है, आज रो रहे हैं। आज इटली इंडिया के साथ पैक्ट कर रही है, साइन कर रहे हैं कि तुम यार अपने यहाँ से ज़रा भेजो हमें स्किल्ड बंदे, हमें इंडियंस ही चाहिए।
इतने सुंदर सुंदर शहर हैं इटली में, खाली हो गए हैं, पॉपुलेशन नहीं है, कब्जा कर लिया है। ये रेमिटेंस पे जो आपने ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया ये कब से हुआ है? है यूएस में है। हाँ, कब से हो गया? अगर इंडियन रेमिट कर रहे हैं पैसे, उसमें 8% का टैक्स है। आप रेमिटेंस टैक्स डालो यूएस में। नहीं ये अभी क्योंकि आप भी recently transaction- कराया इन्होंने। हाँ, ये मैंने न्यूज़ कब पढ़ा है, ये जब मैं रिसर्च करना शुरू किया था, महीना 1.5 महीना हो गया। न्यूज़ बस्ट हुई होगी कि 100 बिलियन से ज़्यादा इंडियन ने हाँ उसके बिल्कुल, बाद लगा दिया। 100%, ये तो 100% है, इन्फ्लुएंशियल है। और ये थोड़ी है कि आप इंडियंस के अगेंस्ट कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये चाइनीज़ कंपनीज हैं जो HDFC को पे इन्वेस्ट कर रही हैं, कोविड के टाइम की बात है, याद आ गया आपको? तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती ऐसे कि भैया हम चाइना को नहीं करने देंगे, तो चाइना हमें ले जाएगा वर्ल्ड ट्रेड WTO में, तो हमारी बेइज्जती होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारे जो इमीडिएट नेबरहुड की जो कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी को हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना नॉट अलाउड है, ये निकाल दिया। हाँ, होम मिनिस्टर अब नॉट अलाउड है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आपको सारी इन्वेस्टमेंट होम मिनिस्टर। भैया होम मिनिस्ट्री का फाइनेंस के साथ क्या मतलब है यार? तो दैट वाज अ मैसेज, सबको समझ में आ गया। तो अभी भी जो हम लोग NRI इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, एनी NRI कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन इंडिया एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड हाँ, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स है ना, वहाँ से आप फ्रीली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इट विल बी योर इन्वेस्टमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड। उनको हमने रखा है ध्यान से। तो वो पॉलिसी आप किसी एक कंट्री के लिए नहीं कर सकते। हाँ, एक जोग्राफिक लोकेशन के लिए आप कोई बना दोगे लॉजिक कि हाँ यार ये पॉइंट है। समझ में आ गया? स्किल्ड वर्कफोर्स, यू कैन इमेजिन, अभी तक हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर रहे थे। अगर आप स्किल्ड हो तो आप ग्रो कर जाओगे सर। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, आपको आइडिया नहीं है कि आप किस अंधेर कोठरी की तरफ जा रहे हो। ये बात ध्यान रखना। सर यहाँ हम थोड़ी लैग करते हैं इंडिया skill work। एजुकेशन सिस्टम में रिवोल्यूशन आने वाला है, ऐसे कह रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल महकमे में ऐसे बातचीत है कि एजुकेशन महकमे में पॉलिसी में रिवोल्यूशन, इट इज़ गोना गेट रिवोल्यूशनाइज्ड। बिकॉज अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इटली है, ग्रीस मान लो, आयरलैंड है। आयरलैंड में क्या पॉलिसी है, आप अगर उस कंट्री में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो और उनकी कोई 30 साल पुरानी बिल्डिंग परचेज करते हो, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मतलब कोई चीज़ अगर आप परचेज करते हो, वो बिल्डिंग हैज़ टू बी 30 years and above. It cannot be a new building. You cannot go and buy a building which was made last year. If you invest a building which is 30 years old and above, employ 5 guys to get that renovated, तो आपको एक्सप्रेस PR मिलता है। ये आइलैंड का है, जैसे ग्रीस का। तो बस ये हम वो करेंगे ना प्रमोट। इसका ये मतलब है आयरलैंड के पास, सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने घर के पुराने बिल्डिंग्स को साफ करें। और आयरलैंड इज़ डबलिन, ठीक है? डबलिन में हर दूसरे दिन उन्होंने बुला दिया फिलिस्तीन से। अब लगे हुए पुलिस वाले फिलिस्तीन को समझाने के लिए। ये एंजेला मार्केल थी, जर्मनी की चाची, जिससे ये सारा कचरा फैलाया है। क्योंकि सबसे पावरफुल इकॉनमी है यूरोप की, जर्मनी। वो पावरफुल थी क्योंकि आई थिंक दो बार रह के गई है एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी, एंड इन्फ्लुएंशियल भी थी। और बिकॉज वो रईस कंट्री थी तो लोग उसको फॉलो करते थे। अब उसने दरवाजे खोले, उसके इन्फ्लुएंस के चक्कर में पूरे यूरोपियन यूनियन ने खोल दिया भाई। पूरे मिडल ईस्ट से, नॉर्थ अफ्रीका से, अल्जीरिया से, सूडान से, सब जा रहे हैं। poor quality human capital, people who are not skilled for any job, people who are not mentally equipped to do a job, they have a bent of mind to establish their religious caliphate. यही तो होता है। आप देखो कल टोबैगो एंड ट्रिनिडैड देखा है आपने? टोबैगो एंड ट्रिनिडैड में एक मंदिर तोड़ा है, अच्छा, तोड़ दिया उसको, खत्म, डिस्ट्रॉयड। Tobacco is एंटीगुआ, अमेरिका के पीछे, वेस्ट इंडीज़, एंटीगुआ, याद है? हाँ, वहाँ पे एक मंदिर तोड़ा है, कल तोड़ दिया पूरा, सब मूर्ति तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। नहीं, वहाँ के हिंदूज़ का ही था। मतलब इन ट्रिनिडैड, हमारे पास ना डेटाबेस है NRIs का, उसमें ट्रिनिडैड के लोगों का भी डेटा है। तो मैं वही, जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी तो फिर मेरे को दिखा कि हाँ यार ये तो पागल लोग हैं यार बिल्कुल। एंड देन फॉरेन रेमिटेंस,
ये फॉरेन रेमिटेंस जो है ना, फॉरेन रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन समबडी इज रेमिटिंग मनी, व्हेन यू रिसीव मनी फ्रॉम आउटसाइड. Outside. सो हु इज सेंडिंग यू मनी यार? जो कतार में फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे है ही नहीं, मान लो कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम कर रहा है लेबर, वो पैसे भेज रहे हैं ना अपने अपने घर भेज रहे हैं। अपने घर भेज रहा है, और सुंदर पिचाई भी भेज रहा है हाँ, कि नहीं? तो सरकार यही चाहती है ना भाई, आप जो प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे, जो आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे, आप वही तो भेजोगे ना यार. तो अगर हमारे पास मैन पावर है, अब उस मैन पावर को सही मायनों में एक अच्छा डायरेक्शन दे रहा है, उसको भेज दो बाहर पढ़ाई वढ़ाई करके. तो जैसे हमने वो 16 पॉइंटर्स किए हैं, दीज पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी सारी कॉन्वर्सेशन इस पॉइंट्स पे अगर हुई ना, आप, हाँ, बहुत fruitful. आपका कन्वर्जन, आप 80% पे काम कर रहे होगे सर, 80% पे. स्पेस साइंस की है, ऑटोमोबाइल की है, रियल एस्टेट तो इंडस्ट्री नहीं है. अब जैसे इंडस्ट्री प्रोडक्शन बता दिया, अब आप बोल रहे हो यार रियल एस्टेट तो इंडस्ट्री नहीं है. तो आई एम डन फॉर द क्लास टुडे.